हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़न आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की चल रही है एज़ यूजुअल। तो अभी हम लोग इन्वायरमेंट की टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नागोया प्रोटोकॉल एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल नाउ डेज़। तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे और अभी इससे पहले भी मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बट इस बार क्यों डिस्कस कर रही हूँ वो भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट रिपोर्ट आई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसमें आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा और काफ़ी एस्पेक्ट भी यहाँ पे दिए गए। तो आप इस तरीके की रिपोर्ट को अपने आंसर राइटिंग में डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो सब कुछ हम लोग क्लाइमेट से ही रिलेटेड देखेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद द नागोया प्रोटोकॉल। तो स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक के साथ। तो यहाँ पे अभी हम लोग न्यूज़ में इसलिए इसको देख रहे हैं क्योंकि ब्राज़ील यहाँ पे 130th कंट्री बन चुकी है जो कि अभी नागोया प्रोटोकॉल को रेटिफाई किए हैं। तो देखिए, एक तो आपको देखने को मिलता है कि कोई प्रोटोकॉल को यहाँ पे साइन किया जाता है फिर रेटिफाई किया जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई कंट्री यहाँ पे किसी प्रोटोकॉल को, किसी कन्वेंशन को साइन कर लेती है तो इसका मतलब है कि हाँ, उस प्रोटोकॉल के, उस कन्वेंशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उस देश को पसंद आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि नागोया प्रोटोकॉल को ब्राज़ील ने पहले साइन किया होगा। इट मीन्स कि ब्राज़ील ने अपनी हामी दिखाई होगी कि हाँ, उसे नागोया प्रोटोकॉल की जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो पसंद है। अब क्या है कि उन्होंने रेटिफाई कर लिया, यानी कि अपने यहाँ पे जो नागोया प्रोटोकॉल में जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है उससे रिलेटेड अपने देश में इसी को एज ए कानून जो है इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जब वो देश जब वो कंट्री अपने यहाँ इस तरीके की रूल्स रेगुलेशन को कानून के तौर पर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसे हम लोग रेटिफिकेशन कहते हैं। तो ये रेटिफाई कर लिया गया है, विच इज़ वेरी गुड। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर नागोया प्रोटोकॉल कहीं पे भी आता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें हम लोग बात क्या करते हैं, एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इट मीन्स कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है अगर उसको हम लोग एक्सेस कर भी पा रहे हैं तो उससे जो भी हमें बेनिफिट हो रहा है ना, वो हम लोग और भी देशों के साथ उसको शेयर करेंगे। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये तो आपने बचपन में सीखा होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इन्वायरमेंट के भी बेसिस पे हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे शेयरिंग एंड केयरिंग करना है। तो इस प्रोटोकॉल के बारे में देखें तो 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था। नागोया प्रोटोकॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि नागोया में से अडॉप्ट किया गया था और नागोया एक सिटी है जापान की। साथ ही साथ आप देखो कि ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी है जो सीबीडी है, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसी के साथ आपको ये एग्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपका काम कब से स्टार्ट हुआ इसके तहत? तो ये आपका 2014 में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए बेनिफिट, यानी कि जो भी यहाँ पे जेनेटिक रिसोर्सेज जो भी आपको देखने को मिल रहा है उससे जो भी उसके यूज़ से जो आपको बेनिफिट हो रहे हैं तो उस बेनिफिट को एक तो फेयर होना चाहिए। इट मीन्स कि जितनी भी मेंबर कंट्री है, मान लीजिए कि 5 मेंबर कंट्री है तो पांचों को यहाँ पे मिलना चाहिए इक्वल तरीके से और फेयर तरीके से, और ये शेयरिंग होना चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यूटिलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। यूटिलाइजेशन कहने का मतलब है कि कोई भी आप देखो कि यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो जेनेटिक रिसोर्सेज है। जेनेटिक रिसोर्सेज कहने का क्या मतलब होता है कि देखिए, आप जो है कोई भी जीन से रिलेटेड जो यहाँ पे आपका रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जेनेटिक रिसोर्सेज का, तो जेनेटिक रिसोर्सेज को पहले समझिए, ये बहुत टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा। पहले अगर प्लांट के बेसिस में अगर हम लोग देखें तो प्लांट में आपको जो है लगातार सारी चीज़ें जो है आपको जेनेटिक देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लांट से आप देखते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोडक्शन होता है तो उससे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं फूड में। तो अगर यहाँ पे प्लांट की जेनेटिक्स को हम लोग नहीं अगर कंजर्व करके रखें तो इट मीन्स कि फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग में देखें तो हमारा हर कुछ, हमारे बॉडी में जो सेल है, हमारे टिश्यूज़ है, इवन हमारे जो ऑर्गन है, वो सब यहाँ पे जेनेटिक रिसोर्सेज है। जिसको कि आज के डेट में भी आप देखो कि अगर थोड़ा सा मैं लीक से हट के बताऊँ तो इट मीन्स कि जिसको भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते, तो अगर आप लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करा रहे हो तो उसमें आपको डिफरेंट ऑर्गन की ज़रूरत होती है। किडनी ट्रांसप्लांट भी होते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट भी होते हैं, तो उसमें आपको ऑर्गन की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब है कि हर किसी को ये रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए, है कि नहीं। और उसके बाद अगर एनिमल के बेसिस पे देखें तो एनिमल में भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको जेनेटिक रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो इसी को कहा जा रहा है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, हमारी जेनेटिक रिसोर्सेज, बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे नागोया प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि इट इज़ रिलेटेड विद द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके,
तो यहाँ पे आप देखो जितने भी जेनेटिक यहाँ पे रिसोर्सेज है, बायोकेमिकल कंपोजिशन है जेनेटिक रिसोर्सेज के, तो उसमें कोई भी रिसर्च और डेवलपमेंट करना है तो उसकी यूटिलाइजेशन, पहले रिसर्च किया जाता है, फिर उसको डेवलप किया जाता है, फिर उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है उससे जो बेनिफिट अराइज होगा वो हम लोग को इक्वल तरीके से शेयर करनी है सबके साथ, ये है यूटिलाइजेशन। नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो ये जेनेटिक रिसोर्सेज पे अप्लाई होता है, साथ ही साथ ट्रेडिशनल नॉलेज में भी। ट्रेडिशनल नॉलेज आप कह सकते हो, जैसे अगर आप लोग देखो कि आज के भी डेट में हमारे देश में जो खेती होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो उसमें जो भी प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाती है वो सब पुराने हैं। कोई भी मॉडर्न टेक्निक या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ नहीं करते, कोई भी मशीन ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करते। और भी देश आप देखो, इवन छोटी सी देश है इज़राइल, वो कितना आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोग कैसे पीछे रह गए, क्योंकि हम लोग की एग्रीकल्चर में आज भी वो ट्रेडिशनल मेथड ही जो है कई बार हमेशा इस्तेमाल होता है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसे कि आप आयुष को देखते हो, आयुष कहने का मतलब है कि यहाँ पे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, तो ये क्या है, ये एक आयुष मिनिस्ट्री फॉर्म कर दिया गया क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है। ये आज की भी डेट में आप देखो आयुर्वेदिक जो है वो काफ़ी हद तक सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। और कोविड-19 में भी आप देखो आयुर्वेदिक, अब तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, बट फिर भी आप लोग देखते हो कि आयुर्वेद का तो यूज़ हर जगह होता है। तो ये हमारे आज का नहीं है, ये हमारे बहुत पुराने का है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज भी यहाँ पे इक्वली आप देखो कि इसमें भी अप्लाई होता है, जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज से यहाँ पे एसोसिएटेड है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो 3 कोर यहाँ पे ऑब्लिगेशंस है जो कि मानना पड़ता है। जैसे कि एक्सेस ऑब्लिगेशन है कि किसी भी चीज़ का आपको एक्सेस मिल पा रहा है। बेनिफिट शेयरिंग है, अगर बेनिफिट है तो उसको शेयर भी करना है। साथ ही कंप्लाइंसेस ऑब्लिगेशन है। तो ये 3 ऑब्लिगेशन लगाए गए हैं, यानी कि उसको मानना ही है। साथ ही टूल्स और मैकेनिज्म में देखें जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले नागोया प्रोटोकॉल की अगर इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें तो नेशनल फूड पॉइंट, फोकल पॉइंट यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। कॉम्पिटेंट नेशनल अथॉरिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जिससे कि एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका कोई भी आप एक्सेस कर पा रहे हो किसी भी जेनेटिक रिसोर्सेज का, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एक सेंटर से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसको यहाँ पे फोकल पॉइंट बनाने की बात की जा रही है। एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस है। इट मीन्स कि ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि जो भी इन्फॉर्मेशन है नागोया प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, जिससे कि नागोया प्रोटोकॉल की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सके। कैपेसिटी बिल्डिंग है, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरीके का करना है कि हाँ, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, जो भी यहाँ पे हमारा प्रोटोकॉल है उसको इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही टारगेटेड फिनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है। इम्प्लीमेंट करना बिना जो फिनेंशियल सपोर्ट ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिनेंशियल सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जाएगा वो ग्लोबल इन्वायरमेंटल जो फैसिलिटी है उसके थ्रू यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही अवेयरनेस रेजिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, इस पर भी फोकस करना है। लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस तो क्रिएट कराना ही होगा, उनको बताना ही होगा कि हमारे इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जेनेटिक रिसोर्सेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हद तक जो है लोग इसको कंजर्व करेंगे। तो ये सारे टूल्स और मैकेनिज्म हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडिजिनस पीपल एंड ट्रेडिशनल नॉलेज की बात की जा रही है। तो हमारे यहाँ के या फिर किसी पर्टिकुलर देश के जो लोग होते हैं उनको इंडिजिनस पीपल कहते हैं। मार्जिनलाइज्ड पीपल है जिनके पास आप देखो कि नॉलेज होता है कि कैसे यहाँ पे जंगलों को प्रोटेक्ट करना है, और साथ ही वर्ल्ड की जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ उसको कैसे रीस्टोर करना है। तो वैसे भी आप लोग देखते हो कि जंगल के आसपास रहने वाले लोग जो है वो काफ़ी कनेक्टेड होते हैं उससे। जैसे ट्राइबल पीपल्स की ही बात कर ले तो हमारे देश में उनको राइट्स दिया गया है कि फॉरेस्ट राइट 2006 का अगर आप देखोगे तो उनको बहुत हद तक ये अधिकार दिया गया है कि आप जो जंगलों के अगल बगल भी रहते हो तो उसको आप लोग जो है कंजर्व करो। तो वो बेटर तरीके से समझ भी पाते हैं। कुछ कम्युनिटी के लोग भी होते हैं जो कि समझ पाते हैं कि वो वहाँ के नेचर को कैसे कंजर्व करें। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। साथ ही आप देखो कि जो वर्ल्ड की वैगली एक्नॉलेजेस है वो यहाँ पे एक्नॉलेजेस करती है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो ट्राइबल और जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ होते हैं उनके प्रैक्टिसेस को भी ये वो यहाँ पे देखते हैं, एक्नॉलेजेस करते हैं, वहाँ से सीखते हैं कि हाँ वो क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड वाइड भी कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी। जो ट्राइबल के यूथ्स होते हैं और जो दूसरे यहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ होते हैं वो अनअवेयर होते हैं। मेनली आप देखो कि जो सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशनल विजडम है ना, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज है उनका जो तरीका था, वो जिस तरीके से नेचर के साथ रहते थे मिलजुल कर, उससे आज के डेट में हमारे यूथ यानी कि हम जैसे जो भी यूथ है या फिर ट्राइबल में रहने ट्राइबल पॉपुलेशंस के जो यूथ हैं वो अनअवेयर है कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे, तो हमें भी कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये यहाँ पे अनअवेयरनेस देखने को मिलता है।
नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कहा जा रहा है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हम लोग को लेकर आना है, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे आज की डेट में हम लोग क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन हो रही है, तो इसको अगर हम लोग सोल्यूशन निकालें तो हमें नेचर बेस्ड ही सोल्यूशन निकालना होगा, तभी जाकर इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकेगा। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या होता है? एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की रोपण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, ग्रेजिंग जो की जाती है, जो चरते हैं बहुत सारे एनिमल्स, तो उसको वहाँ पे कम करना है। तो ये कुछ कॉमन आप देख सकते हो कि जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है उसको लेकर आना है और इसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज को भी सपोर्ट कर पाएंगे और जो वहाँ के इंडिजिनस यूथ का जो प्रैक्टिसेस है उसको भी समझ पाएंगे। और जो फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड है, यानी कि जंगल में रहने वाले ना ही सिर्फ हमारे जैसे लोग रहते हैं, बल्कि जीव जंतु, बहुत सारे लोगों का वो जंगल घर होता है, डिफरेंट स्पीसीज़ के, डिफरेंट यहाँ पे बर्ड्स के, आप देखो कि वो घर होता है। तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे एक जंगल को कंजर्व करके बहुत सारी चीज़ों का आप देखते हो कि उससे जो बेनिफिट होगा, अगर हम लोग जंगलों को कंजर्व करेंगे तो उससे बेनिफिट होगा और ये बेनिफिट हम लोग सबके साथ शेयर कर पाएंगे। जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन है वो जंगलों में रह पाएंगे, जो बर्ड्स है उनको घोंसला बनाने का मौका मिलेगा, वो अपने घर पे वो पेड़ों पे रह पाएंगे, हमारा जो वातावरण है वो स्वच्छ होगा, पोल्यूशन फ्री होगा, हमें जो है इस तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड और जो जहरीले गैस है उसके बीच में सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उनको वो हैबिटाट मिल जाएगा, नेचुरल हैबिटाट मिल जाएगा। तो इसी को कहा जा रहा है कि ये एक्सेस है और बेनिफिट शेयरिंग है। साथ ही आप देखो कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन जंगल में रहते हैं उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी यहाँ पे राइट्स है कि जो भी यहाँ पे जंगलों से वो मिलता है उसको वो बेच कर उससे अर्न भी कर सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड भी चला सकते हैं। सो ये होता है यहाँ पे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो CBD है ये ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में हम लोग को एक्शन लेनी है। ये जो हमारा कन्वेंशन आया था ये 1993 में आया था। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये नियर यूनिवर्सल कन्वेंशन है जिसमें कि 196 यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ है आज की डेट में। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है जिसको हम लोग कॉप कहते हैं। तो ये कॉप एक गवर्निंग बॉडी होती है। तो ये गवर्निंग बॉडी किसका है? तो CBD का है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। हर 1-2 साल में यहाँ पे मीटिंग होती है या फिर जब भी लगता है कि ज़रूरत है तो वो प्रोग्रेस को यहाँ पे रिव्यू भी करते हैं कि कितना यहाँ पे इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने में कितना प्रोग्रेस हुई है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे आपका प्रोग्राम को अडॉप्ट किया जाता है काम करने के लिए, उनकी जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पॉलिसी गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है अगर ये सारी चीज़ें ज़रूरत हो तो ही। ठीक है, नहीं तो हर 2 साल में इनकी मीटिंग होती है और कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। जैसे आप देखते हो कि जो पेरिस एग्रीमेंट भी होती है उसको कॉप कहते हैं, जो उसकी मीटिंग हर साल होती है। तो इसलिए आप देखते हो COP24, COP25, लेकिन यहाँ पे आपका 2 साल में एक बार मीटिंग होता है। तो इस तरीके से आप लोग कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें सब्सिडरी बॉडी ऑन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस है, ये असिस्ट करती है कॉप को। इट मीन्स कि यहाँ पे सारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं इस सारे फील्ड में, साथ ही कुछ ऑब्जर्वर भी होते हैं जो कि नॉन पार्टी गवर्नमेंट से या फिर कोई साइंटिफिक कम्युनिटी है या फिर कुछ और रेलिवेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो वो अपनी कुछ यहाँ पे ओपिनियन रखते हैं, अपना व्यू देते हैं, अपनी कुछ जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन है उस चीज़ को यहाँ पे कॉप में असिस्ट करते हैं। यानी कि ये जो गवर्निंग बॉडी है किस तरीके से काम करना है CBD के तहत, तो वो यहाँ पे कॉप के तहत पता चलता है। और कॉप को असिस्ट कौन करते हैं? तो कॉप को असिस्ट करते हैं यहाँ पे SBSTTA। ठीक है, जिसमें सारे एक्सपर्टीज़ होते हैं उस सारे फील्ड के। सेक्रेटेरिएट अगर हम लोग बात करें इसकी कहाँ है, तो सेक्रेटेरिएट मॉन्ट्रियल में है। एंड मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो ये आपका कनाडा का है। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, नागोया प्रोटोकॉल भी है, तो ये सारे कंट्रीज़ के जो सिटी होते हैं ना उनके नाम पे होता है। तो इसको भी अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। इसका मेन फंक्शन है कि सरकार को असिस्ट करना, यानी कि सरकार को टाइम टू टाइम ये बताना कि जो CBD में सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही है वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कितना काम में प्रोग्रेस हुआ है, उसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जाती है, दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको स्प्रेड भी करते हैं और अगर टाइम ऐसा ज़रूरत हो तो उसको कलेक्ट भी करते हैं। साथ ही ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक है जो कि एक पब्लिकेशन है और ये पब्लिकेशन आपका किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इंडिया और सीबीटी की बात करूं तो हम लोग यहाँ पे सीबीटी के सिग्नेटरी है। इट मीन्स कि सीबीटी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको हम लोग अपने कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट है इसी के बेसिस में, जो कि 2002 का है। वो सारे सेम ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के तहत। आप देखोगे वो सारे ऑब्जेक्टिव है, सारे एम, सारे रूल्स रेगुलेशन ऑब्जेक्टिव्स आर सेम, जो कि यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में है। तो ये इसी चीज़ को हम लोग अपने कंट्री में भी फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने जो बायोलॉजिकल, हमारे यहाँ जो इतनी विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंजर्व कर सकें। साथ ही साथ इस कानून में आप देखो तो 3 टियर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये 3 टियर है इस कानून के तहत, जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। तो 3 टियर क्या है? सबसे पहले नेशनल लेवल पे है। इट मीन्स कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है पूरे ऑल ओवर द कंट्री में। साथ ही स्टेट लेवल भी है कि स्टेट लेवल में भी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया गया है, जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए है। एंड थर्ड वन जो कि लोकल बॉडीज़ में है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो कि किस तरीके से इस बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करनी है उसके ऊपर ये सारा बात किया जाता है। तो ये 3 टियर आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, तो इसको भी ध्यान रखना है सीबीडी के तहत। साथ ही आप देखो कि सीबीडी के तहत अगर हम लोग देखें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे एक जो कंजर्वेशन है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का करते हैं, विच इज़ वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि जो भी यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। और थर्ड है कि यहाँ पे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करनी है। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से जो भी हमें बेनिफिट हो रही है उसको फेयर और इक्विटेबल तरीके से हम लोग को शेयर भी करनी है। तो ये 3 इसकी ऑब्जेक्टिव है सीबीडी की। तो इस तरीके से इतने ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। तो ये आप सेम जो डायग्राम है इस तरीके से आप लोग अपने कॉपी में भी अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे ना, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होगी। तो ये सारी ट्रिक्स है जो कि आप कुछ मैगजीन से भी सीख सकते हो कि कैसे आप लोग को आंसर लिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए एंड ऑल। ओके, सो यहाँ पे हमारे नागोया प्रोटोकॉल के बारे में जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी वो सब आपको मिल गया। अब यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले नागोया कोलालंपर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल था, उससे पहले कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। तो एक्चुअली कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो बात करते हैं वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बात करते हैं। तो जितने भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग तो है ही, जो जीवित है, और साथ ही मॉडिफाई किया गया है उसमें कोई कोई चीज़ें, और वैसे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके इस्तेमाल को अगर उनको सेफ़ हैंडल करना है, उनके ट्रांसपोर्ट करनी है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि सेफ़ तरीके से की जा रही है। तो बायो सेफ्टी के ऊपर यहाँ पे हमारा काम किया जा रहा था, जिसको हम लोग कार्टेजिना प्रोटोकॉल कहते हैं। एक्चुअली इसको 2000 में अडॉप्ट किए थे, लेकिन ये काम कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये काम स्टार्ट हुआ 2003 से। फाइन। इसी के बाद हमारा आता है यहाँ पे नागोया कोलालंपर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। अब आपको ये बताना है कि कार्टेजिना कहाँ की सिटी है, ये किस कंट्री के बेसिस पे यहाँ पे ये प्रोटोकॉल आया है। नागोया तो आपको समझ में आ गया, इट इज़ जापान। और कोलालंपर कहाँ है ये बताइए। तो बहुत इजी है, चलिए आप लोग सर्च कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आप लोग देखो कि जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल में कुछ भी अगर यहाँ पे रिड्रेस करना है, इसकी लाइबिलिटीज़ जो है बायोसेफ्टी में, तो वो भी चीज़ों को यहाँ पे काम किया जा रहा था, जिसमें कि इंटरनेशनल रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, प्रोसीजर प्रोवाइड किए गए हैं कि कैसे यहाँ पे काम करना है। इट मीन्स कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए यहाँ पे आपके प्रोसीजर और इंटरनेशनल रूल्स लाए गए हैं, किसके तहत? तो नागोया कोलालंपर के तहत। उसके बाद आया नागोया प्रोटोकॉल, जो कि डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की। ओके, सो ये आप लोग देखिए, जितनी भी प्रोटोकॉल है ना, सबको एक पेज में आप लोग लिखिए और उसकी क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बस उस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्योंकि एक ही साथ अगर कभी पूछ लिया जाए ना, या फिर आप लोग से डिफरेंट या प्रोटोकॉल पूछ लिया जाए और उसको आपको मैच दी फॉलोइंग भी करने के लिए भी दिया जाए, तो मे भी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है टॉपिक के ऊपर। तो सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ असेसमेंट रिपोर्ट। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, तो काफ़ी कुछ हम लोग को पता चलेगा कि कितने जो वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट के कारण उसको एक्सेस किया गया। तो रिसेंटली ये आप देखो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, और इस रिपोर्ट का यहाँ पे टाइटल है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडेप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क। तो चलिए रिपोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत देख लेते हैं। एक्चुअली जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो इस रिपोर्ट का भी एम है कि जो करंट क्लाइमेट स्टेट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल जो वल्नरेबिलिटीज़ है, यानी कि राज्यों में या फिर आप देखो कि जिलों के बेसिस में जो यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड जो यहाँ पे आपका वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिल रहा है, उसको इंडिया के लिए एसेस किया गया है, असेसमेंट किया गया है, देखा गया है। साथ ही यहाँ पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारे राज्यों की, उसको भी यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि हाँ और राज्यों की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, जिससे कि वो जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है उस चीज़ से वो बाहर आए और एक कॉमन फ्रेमवर्क लेकर
है। एक कॉमन फ्रेमवर्क लेकर ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ऑल इंडिया असेसमेंट के बेसिस पे जो रिपोर्ट है वो कुछ मोस्ट वल्नरेबल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यानी कि कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। वैसे ही कुछ ज़िले भी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और एक्चुअली यहाँ पे वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है और ये आपका 6 टाइम्स है, तो इसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो इसी के बेसिस पे देखेंगे ये जो असेसमेंट है इसमें कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ कॉमन मेथडोलॉजी होते हैं जिसके बेसिस पे यहाँ पे देखा जाता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमें यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक इसके पीछे हम लोग हाथ नहीं लगा पाएंगे। देखिए क्लाइमेट को टैकल करने के लिए हमारे राज्य सरकार, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, बट द मेन थिंग इज़ एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास फंड की कमी होती है। तो फंड को यहाँ पे पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आएंगे तो शायद हम लोग यहाँ पे जो भी क्लाइमेट चेंज से होने वाली प्रॉब्लम है, इम्पैक्ट है, उसको टैकल कर पाएंगे। इसमें क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। इट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी वो आगे निकल कर आए, अपना पार्टिसिपेशन जो है वो एक्टिव दिखाए। साथ ही साथ एक कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज भी होनी चाहिए जिससे कि पॉलिसी मेकर्स को हेल्प हो कि वो यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन जो अप्रोप्रिएट तरीके से उसको इनिशिएट कर सके। साथ ही ये आप देखो कि हमारे यहाँ का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है इसमें आप देखो कि इसका 2 पार्ट है, यानी कि पार्ट है ये 2 नेशनल मिशन का। उसमें से तो नेशनल एक्शन प्लान है यानी कि क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उसको टैकल करने के लिए बहुत अच्छा खासा हमारे यहाँ प्लान है। एक तो है यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, जो हिमालय वाले आपको जगह पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत हद तक वहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज के कारण आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वेदर पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को ट्रबल हो रही है। तो इसलिए पहले तो हिमालय जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे देखना है। साथ ही नेशनल मिशन है वो भी स्ट्रैटेजिक नॉलेज के लिए जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगा। तो ये 2 यहाँ पे नेशनल मिशन हमारे यहाँ लाया गया है। सबसे पहला जो यहाँ पे हिमालय इकोसिस्टम है इसमें एम यही है कि जो हमारे हिमालयन ग्लेशियर है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर आप देखो तो वो बहुत हद तक जो है मेल्ट होते जा रहे हैं। इवन हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और भी जितने ग्रीन हाउस गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो उससे अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे हिमालयन ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो उसमें रहने वाले जितने भी स्पेसीज़ है उनका हैबिटाट लॉस हो जाएगा, साथ ही यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी हमारी लॉस हो जाएगी, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेकेंड वन है कि यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इट मीन्स कि यहाँ पे डायनेमिक और जो वाइब्रेंट नॉलेज सिस्टम है ना उसको यहाँ पे आपका बिल्ड किया जाएगा, साथ ही नेशनल पॉलिसी और जो एक्शन है उसको सपोर्ट की जाएगी। थर्ड है कि जो रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क है वो हमारे 5th असेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर ही बेस्ड है, वो भी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC के द्वारा जो यहाँ पे रिपोर्ट लाई है उसी के ऊपर हमारा ये बेस्ड है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है कि क्लाइमेट चेंज का क्या क्या रिस्क है, वो भी हमारे जैसे कि हैज़ार्ड है, एक्सपोजर है, वल्नरेबिलिटीज़ है, इन सब के बेसिस पे ही यहाँ पे देखा जा रहा है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि और क्या क्या बातें बताई गई है। तो पहले आप लोग ये समझो कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ये। एक्चुअली ये जो आपका रिलीज़ किया जाता है ये जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। एंड जर्मन वॉच क्या है, तो जर्मनी बेस्ड थिंक टैंक है। हमारे यहाँ की इंडिया बेस्ड थिंक टैंक कौन है, तो नीति आयोग है। तो नीति आयोग भी बहुत सारे इंडेक्स को लॉन्च करती है, तो उसी तरीके से ये जर्मनी की थिंक टैंक है जर्मन वॉच, जिसके द्वारा ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को लॉन्च किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे इंडिकेट किया गया है लेवल, यानी कि लेवल ऑफ एक्सपोजर है, लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ है। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है और किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, साथ ही उसमें कितना एक्सपोज हो रहा है एक्सट्रीम इवेंट का। आप देखो गर्मी होती है तो आज की डेट में हम लोग लू नहीं बोलते हैं, हीट स्ट्रोक बोलते हैं। अगर ठंड हो रही है तो हम लोग विंटर सीज़न नहीं बोलते, हम लोग चिली सीज़न कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि वैसे जगह पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जा रहा है और कई ऐसे जगह भी है जहाँ पे टेम्परेचर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो जा रही है। तो इसे कहते हैं एक्सट्रीम इवेंट। एक्सट्रीम आपका जो है टेम्परेचर हो रहा है, तो उसके कारण क्या वल्नरेबिलिटीज़ और एक्सपोज हो रही है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा। और मेनली आप लोग देखो कि 180 कंट्रीज़ को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। इंडिया भी अपनी रैंकिंग इम्प्रूव की है, यानी कि 2020 में आप देखो 5th रैंक में थे और 2021 में कहाँ आ गए, तो 7th रैंक में आ गए। इट मीन्स कि अब हमारे ऊपर जो है रिस्क थोड़ा कम है, पहले हम लोग 5th नंबर पे थे यानी कि रिस्क ज़्यादा है। जैसे जैसे हमारी रैंकिंग पीछे होगी यानी हमारे ऊपर जो रिस्क है वो कम होते जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो 2008 में इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था ये प्लान, जिसमें कि हमारी 8 एम्बिशियस गोल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकेंगे। अब ये एक बार देख लेते हैं ये हमारे क्या क्या 8 प्लान है।
सबसे पहले है कि हमारे यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्रूड ऑयल के ऊपर बेस्ड होते हैं, इट मीन्स कि पेट्रोल एंड डीजल दीज और, तो उसको हम लोग रिप्लेस करना चाहेंगे और अपने यहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इट मीन्स कि नेशनल सोलर मिशन लेकर आए हैं जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सेकंड है कि हम लोग नेशनल मिशन ऑन इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी को यहाँ पे बेटर तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर मिशन लाया गया है। नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल हैबिटाट, यानी कि जितने भी स्पेसीज है, जीव जंतु है, उनके रहने की जगह डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, फर्मेंटेशन नहीं होनी चाहिए, उनको हम लोग कंजर्व करेंगे। एंड नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि आपको पता है कि मोर देन 80% ऑफ द मीथेन जो इमिट होती है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। एंड और भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज है जो कि इमिट होती है एग्रीकल्चर से, तो उसे हम लोग सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में या फिर कुछ मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है कि नेशनल मिशन किस में है, तो हमारे यहाँ पे स्ट्रैटेजिक नॉलेज है कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग कैसे टैकल करें। सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए ना, आपको भी पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज है क्या। तो क्लाइमेट चेंज 1-2 साल का ये रिजल्ट नहीं है, ये कई सालों का रिजल्ट है, जिसके कारण आज के डेट में हम लोग इसका इम्पैक्ट देख कर आ रहे हैं। तो क्लाइमेट भी आपको पता है कि समेशन कहते हैं कि 10 से 15 साल का जो वेदर होता है उसको एक साथ इकट्ठे करके हम लोग कह देते हैं कि हाँ भारत का ऐसा क्लाइमेट है, आप बाहर जाओ स्विट्ज़रलैंड घूमने जाओ वहाँ की कैसी क्लाइमेट है, आप कहीं पे भी जाओ तो कैसी क्लाइमेट है, वो हमें क्लाइमेट से पता चलता है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर हम लोग को नॉलेज की ज़रूरत है। साथ ही नेशनल मिशन है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे हिमालय इकोसिस्टम को सस्टेन कर सके। नेशनल मिशन है जो कि ग्रीन इंडिया पे फोकस किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन की जाएगी, पेड़ को रोपा जाएगा। साथ ही नेशनल वाटर मिशन है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी भी स्कार्सिटी देखने को मिल रही है, वाटर टेबल हमारा डाउन हो चुका है। साथ ही साथ जो वाटर पोल्यूशन है वो तो टॉप लेवल पे है। ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है हमारे यहाँ, चाहे वो यमुना हो, गंगा हो, तो ये सारे रिवर्स जो है कंटामिनेट हो चुके हैं, जो कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो हमें यहाँ पे नेशनल वाटर मिशन लेकर आना है। तो ये हमारे 8 यहाँ पे आप देखो कि सस्टेनेबल गोल है जिसके थ्रू हम लोग नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो है इसमें जो टारगेट रखा गया है उसको अचीव कर पाएंगे। अब आते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। ये आप लोग देखो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया गया है एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्रिएट किया गया था 1988 में ही। तो पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आज की डेट में 195 कंट्रीज़ है, ऑलमोस्ट सारी देखने को मिल रही है। मेनली यहाँ पे क्या काम किया जाता है ना कि क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो भी यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, आगे आने वाले दिनों में जो रिस्क होने वाली है, क्या ऑप्शंस है हमारे पास कि जिसको हम लोग अडाप्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है उसको रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को रेगुलर एसेस किया जाता है। और IPCC है जिसके द्वारा ये कहा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट बी इंक्रीज अबव 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारा टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो इट मीन्स कि आगे आने वाले दिनों में हमें और भी परेशानी झेलने पड़ सकती है। अब इस इंडेक्स में हम लोग देखेंगे कि असेसमेंट जो किया गया है इसमें इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक लाइवलीहुड देखेंगे, एग्रीकल्चर है, एंड देन यहाँ पे हमारा बायोफिजिक्स है, एंड बायोफिजिकल है, इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हेल्थ है यहाँ पे। तो सबके बारे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या है। तो देखिए ये आपका जो है ना 5 इंडिकेटर है, इसको ध्यान रखिएगा। सोशियो इकोनॉमिक लाइवलीहुड में क्या क्या देखते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने पॉपुलेशन आते हैं, इनकम जो शेयर इनकम है नेचुरल रिसोर्सेज वो कितने हैं, वुमेन की पार्टिसिपेशन कितनी है वर्कफोर्स से। तो ये सबसे हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि सोशियो इकोनॉमिक लाइवलीहुड कैसी है। एग्रीकल्चर में अगर हम लोग देखें तो क्या देखा जाता है कि हॉर्टिकल्चर में कितना शेयर है, साथ ही मार्जिनल और स्मॉल लैंड होल्डिंग की कितनी शेयर है, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, एल्ड वेरिएबिलिटी कितना है फूड ग्रेन्स का, एरिया कौन कौन यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर आ रहा है, एरिया जो रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है वो कितने एरिया है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। बायोफिजिकल में देखें तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो लैक ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, इट मीन्स कि पर 1000 रूरल पॉपुलेशन में फॉरेस्ट की कितनी कमी है, इस चीज़ को बायोफिजिकल में देखा जाता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट मीन्स कि मनरेगा को कितने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। मनरेगा तो ऐसे कॉमन कहती हूँ बट ये MG नरेगा है, इट मीन्स कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें कहा जाता है कि 100 डेज़ की आपको यहाँ पे गारंटीड जॉब मिलेगी, वो भी अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। और साथ ही साथ आपको ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, 15 किलोमीटर आप जहाँ पे भी रहते हो उस एरिया के तहत आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। अगर आप 10 डेज़ या 15 डेज़ में इनरोल नहीं करने आते हो, काम करने नहीं आते हो, तो भी आपके पैसे आपके अकाउंट में जाते रहेंगे। एक दिन का आज के डेट में 202 रुपीज़ मिलती है, पहले 180 थी, अभी सरकार ने 22 रुपया बढ़ा दिया है लास्ट ईयर लॉकडाउन में, तो ये 202 रुपीज़ मिलती है। तो ये मनरेगा है और हर एक फैमिली मेम्बर्स में से एक एडल्ट मेंबर को यहाँ पे MG नरेगा के द्वारा जो है जॉब मिलता है। तो कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, साथ ही रोड और रेल कनेक्टिविटी कितनी है।
साथ ही अगर हेल्थ सेक्टर में बात करें तो हेल्थ में देखा जाता है कि हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनकी डेंसिटी कितनी है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कितना है, पानी से होने वाली बीमारी कितने हैं, हवा से होने वाली बीमारी और पानी से होने वाली बीमारी कितनी है, ये सारी चीज़ें हेल्थ में देखा जाता है। सो दीज आर द 5 इंडिकेटर्स जिसको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक लाइवलीहुड, सेकंड वन इज एग्रीकल्चर, थर्ड वन इज बायोफिजिकल एंड फोर्थ वन इज इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिफ्थ वन इज हेल्थ। ओके, अब आते हैं देखते हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा हमारे देश में क्या क्या बातें बताई जा रही है। सबसे पहले बताया जा रहा है स्टेट लेवल वल्नरेबिलिटीज़ इंडाइसिस, यानी कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव हुआ है। तो इस इंडाइसिस में बताया जा रहा है स्मॉल रेंज, इट मीन्स कि 0.42 से 0.67 है। इसका मतलब है कि सारे राज्य जो है वो यहाँ पे एटलीस्ट आप देखो कि वल्नरेबिलिटीज़ रिलेटेड जितनी भी समस्या है उससे वो जूझ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर वल्नरेबिलिटीज़ देखें तो इसमें भी 0.34 से लेकर 0.75 है। और कुछ जो जिले हैं वो किस किस राज्य के हैं, तो आसाम, बिहार, झारखंड के ही आप देखो कि 60% डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज के कारण। वल्नरेबिलिटीज़ इंडाइसिस की बात करूँ ये, तो इस इंडाइसिस में आप देखो कि मेज़र किया जाता है, रिलेटिव मेजर्स होते हैं। इसका मतलब है कि सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो कि वल्नरेबल हो चुके हैं और कुछ जो रिलेटिवली ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी कि एक राज्य के कंपैरिजन में दूसरे राज्य में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, तो वो चीज़ें भी इस इंडाइसिस के अंदर देखने को मिलती है। तो कि ये वल्नरेबिलिटीज़ इंडाइसिस है जिसको शॉर्ट फॉर्म में VI लिखा गया है और मुझे लगा ये 6 है तो मैं यहाँ पर आपको 6 बोल दी थी। एक सेकेंड, इसे करेक्ट कर लीजिए। यस, यहाँ पे भी देखिए वल्नरेबिलिटीज़ इंडाइसिस है जो कि आपका VI है, तो प्लीज़ करेक्ट इट। और सॉरी फॉर दी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मुझे लगा ये 6 है तो कोई बात नहीं। चलिए, ऐसी गलती होती रहती है, लेकिन हाँ, गलती को आप हमेशा करेक्ट करते हुए चलिए, है कि नहीं। चलिए, वल्नरेबिलिटीज़ इंडाइसिस अब हम लोग मैप के हिसाब से देख लेते हैं, आप समझ जाओगे। और जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाई वल्नरेबिलिटीज़ आप स्टेट में हो या फिर लो वल्नरेबिलिटीज़ स्टेट में हो। आज की डेट में टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, तो इसके बारे में देखते हैं। ओके, सबसे पहले हाई देखते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, या इट मीन्स कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रही है तो जैसे आप देख रहे हो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ रही है, सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ रहा है। इवन अगर बारिश भी हो रही है तो बारिश के कारण फ्लड कहाँ आ रहा है, तेज़ धूप है तो उसके कारण सूखा कहाँ आ रहा है। तो ये सारे ओवरऑल मिलाकर देखा जा रहा है। तो हाई में आप देखो 8 राज्य हैं, तो 8 राज्य में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो ये फेमस यहाँ पे आप देखो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। वेस्ट बंगाल भी इसी के तहत आते हैं, तो यही आपका 5 हो गया। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश और आसाम, मिज़ोरम, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लो मीडियम लेवल पे देखें कि मॉडरेट वल्नरेबल कौन कौन से, तो यहाँ पे आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। इट मीन्स कि ये राजस्थान, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, इवन यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, साथ ही साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे 10 स्टेट हैं। लेकिन सबसे कम वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि अगर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रही है तो उससे ज़्यादा सबसे कम प्रभाव किस राज्य में पड़ रहा है, तो अच्छे अच्छे जगह पे आप देख सकते हो, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल, तमिलनाडु है, इवन यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। ओके, तो ये सारे हैं। नागालैंड भी आप देख सकते हो, सिक्किम भी है, जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ये वो भी रीज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है। वैसे कर्नाटक में भी हरियाली बहुत ज़्यादा है, बट कर्नाटक में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश में भी देख सकते हो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी यहाँ पे आप लोग देखो कि ये कैटेगराइज किया गया, तो एटलीस्ट इसको थोड़ा सा आपको मानना ही होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले क्या है कि इसमें हमें रैंकिंग देखने को मिला, आइडेंटिफाई कर पाए। इट मीन्स कि बहुत बेहतर तरीके से इस इंडाइसिस से और इस तरीके के असेसमेंट से ये पता चला कि हम लोग किस राज्य में हैं और कैसे यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ है, यानी कि इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है उससे हम लोग लो में है या फिर हाई में है। साथ ही फंडिंग मैकेनिज्म भी है। इट मीन्स कि आप देखो कि यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, एडेप्टेशन फंड है, फंड फ्रॉम मल्टीलैटरल बायलैटरल एजेंसीज है। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस जिससे कि हम लोग फंड यहाँ पे ले सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए भी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए भी आप देखो कि हम लोग इतने सारे तरीके हैं फंड लेने के, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर ऑप्ट करेंगे। साथ ही कैटलिस्ट फॉर INDC टारगेट है। इट मीन्स कि इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के बेसिस पे यहाँ पे बनाए हैं कि हम लोग भी अपने कंट्री में ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करेंगे, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस की जो यूजेस होती है उसको हम लोग कम करेंगे। तो इसका एम है कि बेटर क्लाइमेट चेंज लेकर आना और इन्वेस्टमेंट करना हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम में।
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ आप देखो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग है। इट मीन्स कि जो एविडेंस है देखा जाएगा कि हाँ ये राज्य अपने यहाँ इस तरीके की पॉलिसी लेकर आए हैं तो इसको इम्प्लीमेंट किए हैं बाकायदा, और इम्प्लीमेंटेशन में दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो अगर फ़ायदा हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन बेटर तरीके से हो रही है, तो ये एविडेंस है। अब ये एविडेंस है तो और भी इसको बेटर करना है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे पॉलिसी बनाई जाएगी। ओके, तो आप लोग देखो कि स्टेट एक्शन प्लान होगा यहाँ पे, हर राज्यों के बेसिस पे यहाँ पे प्लान लेकर चलना है, क्योंकि हर राज्य में आप देखो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम है। अब आप एक बार मैप में देखो, आप देखो कि जब बारिश होती है, मानसून आता है, तो इसमें बाढ़ कहाँ आते हैं? जब मानसून आता है तो मानसून यहाँ केरल कोस्ट में आता है, अभी आप लोग देख रहे हो कि इस समय आ रहा है। तो ये आपका इस तरीके से आता है, फिर उसके बाद इधर, फिर इधर, फिर आपका इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये हमारा जो है साउथ वेस्ट मानसून का पैटर्न है। लेकिन आपको जो फ्लड वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो यहाँ पे बिहार में ही देखने को मिलता है, नॉर्थ बिहार में फ्लड वाली प्रॉब्लम। साथ ही आप देखो आसाम वाले रीजन में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर से डायरेक्ट जो है वो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो और ऊपर से आप देखो कि हिमालय रीजन है यहाँ पे, और हिमालय से ये पूरा डाउनफॉल है, तो प्लेन वाला रीजन है, तो इसलिए पानी बहुत सडनली नीचे की तरफ आता है। तो फ्लड वाली प्रॉब्लम आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी। तो इससे फ्लड को कैसे रोका जाए, ये क्लाइमेट चेंज के ही कारण हो रहा है। तो ये फ्लड को रोकने के लिए अपने तरीके से यहाँ पे एक्शन प्लान लेकर आएंगे। साथ ही आप देखो जो रिट्रीटिंग मानसून होती है, यानी कि वापस जब मानसून टाटा बाय बाय करते हैं, तो वो इस तरीके से आपका जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बारिश होता है। तो उस समय तमिलनाडु में बहुत बारिश होती है। और जहाँ तक आपको याद होगा 2015 का चेन्नई का जो फ्लड था, वो वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल फ्लड था, कि जो कि कोई नहीं एक्सपेक्ट किया गया था। तो उस समय ये फ्लड होती है, यहाँ पे फ्लड होती है, तो ये अपने हिसाब से यहाँ पे प्लान लेकर आएंगे। इस बार आपको देखने को मिला होगा कि 2020 में जो मानसून आई थी उससे हैदराबाद में बारिश बहुत हुई थी। तबकि बताया जा रहा था कि कई सालों बाद हैदराबाद में इतनी तेज़ बारिश हुई है, जो कि कभी नहीं होती थी, कंटिन्यूस बारिश। ठीक है, साथ ही आप देखो यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे पानी ही सूख जाते हैं, पीने की पानी अवेलेबल नहीं होती है, तो यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो साइक्लोन के कारण आप देखो अभी गुजरात में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका क्षति हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र वाले मुंबई वाले क्षेत्र में भी आपका यहाँ पे नुकसान हुआ है। और जब भी साइक्लोन आता है तो ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में हाई अलर्ट हो जाते हैं। तो आप देखो कि ये लोग जो अपने प्लान बनाएंगे वो साइक्लोन से रोकने के लिए जैसा प्लान हो सकता है उस तरीके का प्लान बनाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हो कि हर एक राज्य में अलग अलग प्रॉब्लम है, तो हर एक राज्य का अपना जो है स्टेट एक्शन प्लान होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारी आंख खोल के रखता है, और इससे हमें पता चलता है कि हाँ कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि क्लाइमेट चेंज से जो रिस्क हो रही है। रिस्क तो है ना कि हमारे यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है वो लॉस हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है कि नहीं? देखो हर एक तरीके से हो रहा है, चाहे वो हमारी ग्लेशियर मेल्ट हो जाए, चाहे हमारे जितनी भी जीव जंतु है उनके रहने का जगह ख़त्म हो जाए, चाहे हमारा आइलैंड डूब जाए सी लेवल राइज होने से। तो हर एक तरीके से हमारा जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से जो रिस्क है वो कितना यहाँ पे डेवलप हो पा रहा है, यानी कि हमें डेवलप करने की ज़रूरत है कि रिस्क को मिनिमाइज कर सके। कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ ऑल वी नीड टुडे, कि कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें आप देखो कि ऑल स्टेट जो क्लाइमेट चेंज सेंटर फंड है, यहाँ पे फंडेड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। साथ ही जनरेशन ऑफ डेटा है, डेटा इज़ बिग ऑयल, और डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्ट्रैटेजी तैयार करें डेटा जनरेशन के लिए, जो कि क्लाइमेट चेंज रिस्क और वल्नरेबिलिटी जितनी है उसको एसेस किया जा सके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बात कर लिए, लेकिन हाँ ये फिगर आपकी छूट गई है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखो रिस्क कहा जा रहा है, रिस्क कैसा कैसा है, तो हैज़ार्ड होता है, वल्नरेबिलिटीज़ होती है, एक्सपोजर होते हैं। यानी कि रिस्क आ रहा है तो कोई कोई राज्य आप देखो कि इससे एक्सपोज होते हैं। जैसे अभी आपके जितने साइक्लोन आए थे, चाहे वो टॉटे हो चाहे याश हो, तो टॉटे जो आया था तो वो आपका गुजरात वाला एरिया, मुंबई वाला एरिया में बहुत नुकसान किया था, बट उसकी इम्पैक्ट तो एक्सपोजर आपको और भी एरिया में देखने को मिला। इवन इधर आप आओगे तो दिल्ली वाले रीजन में बारिश हुई, बिहार झारखंड में बारिश हुई। वहीं अगर याश की बात करूँ तो इससे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बट इसकी जो एक्सपोजर हुई थी वो और भी राज्यों में हुई थी, है कि नहीं? और आगे आओगे तो बिहार झारखंड
दिल्ली ये सारे रीजन में हुई थी। तो ये क्या होता है, एक्सपोजर हो गया। लेकिन उससे जो साइक्लोन आया उससे हैज़ार्ड देखने को मिला। इट मीन्स कि हैज़ार्ड कहाँ कहाँ हुआ, तो ये सारे राज्यों में हैज़ार्ड हुआ। इट मीन्स कि हम लोग उड़ीसा की बात करूँ, आंध्र प्रदेश की बात करूँ, वेस्ट बंगाल की बात करूँ। वल्नरेबिलिटीज़ कहाँ हुआ, तो कुछ कुछ एरिया में ही वल्नरेबिलिटीज़ हुई, यानी कि वहाँ के लोगों को नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों की घर ख़त्म हो जाती है, घर डूब जाते हैं, बह जाते हैं। साथ ही आप देखो बहुत सारे जानवर भी मर जाते हैं। हम लोग इंसानों को तो रेस्क्यू कर लेते हैं, जब भी साइक्लोन आता है तो उसके 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले भी हम लोग लोगों को वहाँ से हाई रिस्क जो जोन होता है वहाँ से रेस्क्यू करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, आप सोचो कितने स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कितने काऊ वगैरह होते हैं जो कि ओपनली वो घूमते रहते हैं, तो उनको कोई सेव नहीं करता। सो वो यहाँ पे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, है कि नहीं, जिनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इम्पैक्ट अगर हम लोग क्लाइमेट का देखें तो नेचुरल वेरिएबिलिटीज़ भी है, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिलेगा, सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस भी बताया जा रहा है। तो ये भी फिगर अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बता रही है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इसको आंसर राइटिंग में इंक्लूड भी कर सकते हो, और मे भी आपसे इस तरीके से जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन भी बन सकते हैं प्रीलिम्स में। अब आते हैं एक और आर्टिकल देख लेते हैं, जो कि अगेन ये भी आपका रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020। तो अब ग्लोबल क्लाइमेट इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो रिपोर्ट है आपका एनुअल बेसिस पे एक साल में एक बार ये आपका रिलीज़ किया जाता है, वो भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व भर की जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसी के बेसिस पे हमारे देश में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, जो कि टाइम टू टाइम बताते हैं कि हमारे देश में कब क्या हैज़ार्ड आने वाली है, कब कौन सी डिजास्टर आने वाली है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बात करें तो 1993 में इनके द्वारा पहली स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट ये लाई गई थी, और इसमें ये कंसर्न रेज किया गया था कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग क्लाइमेट चेंज से जूझेंगे, और जो कि आज के डेट में हम लोग जूझ रहे हैं। तो ये काफ़ी बेहतर है कि उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। की फाइंडिंग अगर देखें तो पास्ट 6 ईयर में बताया जा रहा है, जिसमें 2020 को भी इंक्लूड किया गया है, तो 6 वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। रशिया की ये जो आपकी शहर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा 38 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर देखने को मिला। इट मीन्स कि इतने हाई टेम्परेचर इस रीजन में कभी नहीं होता था, बट लास्ट 6 ईयर में ये हाईएस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिला। इवन आप देखो कि आर्कटिक सर्किल में भी, नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्किल में भी इतने गर्मी देखने को इस बार मिले। साथ ही 5 की इंडिकेटर्स है, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि कैसे हमारे ग्लोबल क्लाइमेट में चेंजेस आ रही है। तो सबसे पहला है कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन। आप देखो जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुई है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो लॉकडाउन लगा था कभी न कभी। तो जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है वो 2019-20 में इंक्रीज़ हुई है, और जो लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो सबसे हाईएस्ट देखने को मिल रहा है कब, और कहा गया है कि 2021 में सबसे हाईएस्ट होगा। तो देखते हैं कि क्या होगी इस बार। सेकेंड है ओशन। 2020 में बताया गया है कि ओशन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीट देखने को मिली, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म ओशन कब दिखा, तो 2020 में। और एटलीस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन जो मैरीन हीट वेव्स है वो 2020 में आया ही था। सी लेवल राइज देखे, इट मीन्स कि 1993 से ये बताया जा रहा है कि सी लेवल राइज हो रहे हैं, यानी कि जो पानी का स्तर है हमारे ओशन में, रिवर में, वो बढ़ते जा रहा है, और ये सबसे ज़्यादा 2020 में देखने को मिला। और 2020 में ये कम होते हुए दिखा, ओके, ड्रॉप इन सी लेवल। तो 2020 में ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ला नीना का इफेक्ट देखने को मिला था। देखिए दो यहाँ पे आपके मानसून से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, एक तो है एल नीनो, सेकंड है ला नीना। एल नीनो आता है, इट मीन्स कि इंडिया में अगर आप देखो एल नीनो के बेसिस पे, तो यहाँ पे आपका बारिश कम होती है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइजेज होती है। लेकिन अगर ला नीना का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो इट मीन्स कि हमारे भारत में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। तो ला नीना का इफेक्ट था, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत कम देखने को मिला, सी लेवल डाउन हो गया। आर्कटिक रीजन में देखें तो 2020 में आर्कटिक सी आइस जो है वो यहाँ पे कम डाउन हो गई थी, सेकेंड लोएस्ट ऑन रिकॉर्ड था। अंटार्कटिक वाले रीजन में देखें तो अंटार्कटिक की जो आइस शीट्स है वो एक स्ट्रॉन्ग मास लॉस देखने को मिला, यानी 1990 से अगर 2020 तक आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है आर्कटिक में जो आइस शीट्स होते हैं, बड़े बड़े जो है बर्फ़ की सिल्लियाँ है, वो यहाँ पे घटते हुए दिखी है। अब यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसको देख लीजिए। इस्टेब्लिश किया गया है 1950 में। WMO जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का ही, 1951 से। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। और यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि मेट्रोलॉजिकल एरिया में आप देखो, यानी कि वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड ये न्यूज़ बताते हैं, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी, पानी से रिलेटेड ये न्यूज़ बताते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखो 187 मेंबर स्टेट है, जिसमें कि हम भारत भी इसमें स्टेट है, और 6 मेंबर टेरिटरीज़ है।
6 रीजनल एसोसिएशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे इसके साथ काम करने में। और क्या क्या किस किस रीजन में है, तो अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन वाली एरिया भी है, सेंट्रल अमेरिका भी है, और साउथ वेस्ट पैसिफिक और यूरोप भी है। तो ये सारी एरिया में जो है आप देखो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करते हैं। सुप्रीम बॉडी अगर हम लोग देखें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तो ये WMO कांग्रेस है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो यहाँ पे इसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड 6 रीजनल एसोसिएशन है जो कि एक साथ मिलकर ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। ये गवर्नेंस ऑफ WMO है। ओके, WMO के अगर स्ट्रैटेजिक अगर हम लोग प्लान देखें 2030 का, कि इनका क्या यहाँ पे प्लान है। 1 सेकेंड, यस। तो आप देखो पहले सर्विस है, सेकंड है सिस्टम, थर्ड है साइंस, फोर्थ है सपोर्ट टू मेंबर, फिफ्थ है यहाँ पे स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या यहाँ पे प्लान बनाया गया है, सबसे पहले है कि बेटर सर्व करना है, यानी कि हमारे सोसाइटी की जो भी नीड है उसको पूरा करना है। सोसाइटी की बेसिक नीड क्या होती है, लोगों को यहाँ पे जॉब मिल जाए तो बेटर है, लोगों को पीने का साफ़ सुथरा पानी मिल जाए, रहने के लिए साफ जगह पे एक अच्छी घर मिल जाए, पक्का हाउस मिल जाए, पहनने के लिए 2-3 कपड़े मिल जाए, और क्या चाहिए, ये बेसिक नीड होते हैं। सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ सिस्टम जो ऑब्जर्वेशन है और जो प्रिडिक्शन है उसको इन्हांस करना है। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि WMO के बेसिस पे हमारे यहाँ IMO है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो हमें बताते हैं कि कब साइक्लोन आने वाले हैं, कब बारिश होने वाली है, कब मानसून आने वाला है। तो उनका कभी कभी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाता है, जैसे आप लोग देखते हो 1-2 दिन आगे पीछे हो ही जाती है। तो एटलीस्ट हम लोग को वो चीज़ें को इंक्रीज़ करना है, इन्हांस करना है कि जो प्रिडिक्शन है ना वो बेटर तरीके से हो। साथ ही साइंस में क्या है कि हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी जो हमारे इंडिया में ड्रॉबैक मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो रिसर्च काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जो कैपेसिटी गैप है हमारे बीच में उसको कम करना है। इट मीन्स कि मेंबर्स को सपोर्ट करना है, डिफरेंट फील्ड के जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और जहाँ पे भी गैप है ना उसको कम करना है। साथ ही स्ट्रैटेजिक रिलाइनमेंट भी करनी है WMO स्ट्रक्चर और प्रोग्राम के साथ। इट मीन्स कि एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करना है जिसमें कि जो सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके का हमें प्लान की ज़रूरत है, जैसे हमें काम करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकें। तो WMO की ये बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रैटेजिक प्लान आप कह सकते हो जो कि 2030 का है। इसे लॉन्ग टर्म गोल कहा जा रहा है, जिसमें कि अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे मेंबर कंट्री अगर साथ दे तो यहाँ पे बहुत बेटर होने की संभावना है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट ऑल्सो। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू इमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट। तो बहुत ही अच्छी आर्टिकल है इसमें। अब कोयला के बारे में कुछ हम लोग देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पे बातें की जा रही हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट जो लेसन स्टार्ट करूँगी उसमें डिसाइड करती हूँ कि मैं यहाँ पे से कंप्लीट ही कर सकूँ, क्योंकि देखिए इस बार बहुत ज़्यादा आर्टिकल है तो एक बार में तो नहीं हो पाएगा। अब आप देख सकते हो, मुझे लगता है कि और 2 लेसन की ज़रूरत है, तब हमारी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो यस 2 लेसन तो होनी ही है, क्योंकि 11th टॉपिक है यहाँ पे, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एक ही में कंप्लीट कर दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, उससे मुझे सपोर्ट मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हो, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इसलिए यहाँ पर डेली बेसिस पे आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। 4 बजे आपको डेली एट एनी कॉस्ट यहाँ पर वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। कल मैं नहीं वीडियो अपलोड कर पाई थी क्योंकि किसी काम के कारण मैं बिज़ी रह गई थी, बट ऐसा बहुत रेयर आपको देखने को मिलता है। 365 डेज से आई थिंक कि 2-3 डेज़ ही ऐसी होती है जब मेरी वीडियोस नहीं आती है। ऑलमोस्ट आपको सारे दिन देखने को मिलते हैं। तो कोई नहीं, चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और घर पे बैठ के आराम से अपना लाइफ, अपने हेल्थ का और अपने फैमिली के हेल्थ का ख्याल रखिए। और मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू।